ये कॉमेट्स कई किलोमीटर चौड़े हो सकते हैं और इनकी रफ्तार भी बहुत तेज होती है, कभी कभी 160 किलोमीटर प्रति सेकंड तक। इसीलिए कोई चीज भी काफी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अंदरूनी सोलर सिस्टम में आने वाले ये ओट क्लाउड कॉमेट्स बहुत बड़े होते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज 50 से 80 किलोमीटर चौड़ी हो तो उसका असर पूरी दुनिया पर होगा। और हमें शायद इसके आने का पता ही न चले, क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं होगा कि ओट क्लाउड से निकलकर कौन सी चीज हमारी तरफ आ रही है। दूरी पर मौजूद हमारा ये दुश्मन शायद सोलर सिस्टम का सबसे गहरा राज हो सकता है। हमारे सूर्य जैसा ही एक और गोला, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक दूसरा स्टार, हमारा दुश्मन। हम अब तक प्लैनेट से करीब 15 खरब किलोमीटर दूर तक के बारे में सोलर सिस्टम की जानकारी रखते हैं, लेकिन हम अब भी अंधेरे में ही हाथ पैर मार रहे हैं। कार्ल सेगन ने कहा था कि अब हम मैजेलियन के युग में हैं, कोलंबस के युग में नहीं। यानी कि अब हम सोलर सिस्टम की बुनियादी आउटलाइंस को जानते हैं, हम प्लैनेट्स को जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एक काइपर बेल्ट और एक ओट क्लाउड मौजूद है, लेकिन हमें इसकी डिटेल्स नहीं मालूम। हम इन जगहों तक पहुंचे भी नहीं हैं। हम तो बस इन जगहों का मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये पता लगा लिया है कि ओट क्लाउड में करीब 2 खरब चीजें मौजूद हैं और ये सोलर सिस्टम के बनने के दौरान बचे मलबे का एक गोला है और कभी कभार इनमें से एक हमारी तरफ बढ़ा चला आता है। एक बड़ा सवाल ये है कि अचानक ऐसी कोई चीज हमारी तरफ क्यों आती है? इसकी वजह क्या है? कौन सी बात उन्हें मजबूर करती है कि वो नीचे गिरते हुए भीतरी सोलर सिस्टम में पहुंचते हैं? इसके लिए कई बातें जिम्मेदार हो। सितारों पर नजर डालें तो उनमें से ज्यादातर हमें बाइनरी पेयर्स में दिखते हैं। कुछ मामलों में ये बहुत दूर हो सकते हैं। इन्हें एक दूसरे का चक्कर लगाने में लाखों साल भी लग सकते हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या सूर्य का भी कोई ऐसा साथी है जो हमें अभी तक नहीं मिला क्योंकि वो बहुत दूर है? ये सोचना इंटरेस्टिंग हो सकता है कि फिलहाल हमारे सूर्य का कोई भाई या बहन है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 अरब तारों वाली हमारी गैलेक्सी में आधे से ज्यादा स्टार बाइनरीज, ट्राइनरीज या कॉन्टिनरी सिस्टम्स वाले हैं। इसलिए इकलौते तारे के होने के आसार कम ही हैं। और कहीं ये दूर दराज स्टार ही तो ओट क्लाउड को डिस्टर्ब करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। होता यह है कि हर 2 करोड़ 60 लाख साल में ये बाइनरी स्टार पार्टनर ओट क्लाउड से होकर गुजरता है। ये ऑर्बिट्स को अपसेट करके कॉमेट्स को हर दिशा में फैला देता है, जिससे उनमें से कुछ भीतरी सोलर सिस्टम में आकर। लेकिन नेमेसिस थियरी की अपनी कुछ समस्याएं हैं। ऐसा हो सकता है कि ओट क्लाउड से गुजरते किसी रहस्यमय तारे की ग्रेविटी वक्त वक्त पर कॉमेट्स को सूरज और पृथ्वी की तरफ भेज सकती है। लेकिन अगर हमारे सूरज का कोई साथी तारा है तो उसे दिखना चाहिए। तो आपको लगेगा कि ये नेमेसिस स्टार तो आसानी से दिखना चाहिए क्योंकि सितारे चमकदार होते हैं, लेकिन यहाँ आइडिया ये है कि शायद नेमेसिस एक ड्वार्फ स्टार है। शायद ये एक ब्राउन ड्वार्फ है, तो ये बहुत छोटा होगा और इसीलिए ये ज्यादा चमकदार भी नहीं होगा। एक ब्राउन ड्वार्फ कोई स्टार या प्लेनेट नहीं होता, ये उनके बीच की चीज है, एक ऐसा तारा जो वजूद में ही नहीं आया। तारों में तब विस्फोट होता है जब ग्रेविटी हाइड्रोजन गैस के विशाल बादलों को आपस में टकराकर जबरदस्त प्रेशर और टेम्परेचर पैदा करती है। लेकिन अगर गैस काफी नहीं होगी तो फिर इतनी ग्रेविटी भी नहीं होगी कि इतना जबरदस्त धमाका हो सके। ऐसे में ये कोई स्टार नहीं बनता। दूसरी तरफ ये जुपिटर से कहीं ज्यादा बड़ा है, जिसका मास हमारे सूर्य का सिर्फ 1/1000 है। ये चीजें गर्म होती हैं, लेकिन स्टार्स की तरह इनमें धमाका नहीं होता। इन्हें देखना मुश्किल होता है क्योंकि ये चमकदार नहीं होते, लेकिन इनमें काफी ज्यादा मास मौजूद हो सकता है। तो क्या कहीं कोई ऐसा ब्राउन ड्वार्फ हो सकता है जो समय समय पर हमारी तरफ कॉमेट्स को भेजता रहता है? इतनी दूरी पर मौजूद किसी ब्राउन ड्वार्फ को हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये इतना गर्म तो होना चाहिए कि इंफ्रारेड के जरिए इसे ढूंढा जा सके। इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स के जरिए आप किसी चीज की गर्मी का पता लगा सकते हैं, भले ही इसमें से रोशनी ना निकल रही हो। तो बेशक ब्राउन ड्वार्फ में से रोशनी निकलती दिखाई ना दे, लेकिन इसमें से गर्मी तो काफी निकलनी ही चाहिए। ऐसे मिशन आयोजित किए गए हैं जिन्होंने पूरे आसमान का सर्वे किया, और अगर सूर्य के आसपास 4 अरब साल पुराना कोई ब्राउन ड्वार्फ होता तो वो जरूर नजर आ जाता। तो अभी तक कोई नेमेसिस नहीं मिला है। तो अगर कोई दुश्मन स्टार वहाँ मौजूद नहीं है तो क्या कोई और चीज ओट क्लाउड के साथ छेड़खानी कर रही है?
ये भी हो सकता है कि कोई पृथ्वी के आकार वाला बड़ा सा प्लेनेट मौजूद हो और वो नेपट्यून से काफी दूर चक्कर लगा रहा हो। लेकिन इतनी दूर मौजूद किसी प्लेनेट का पता लगाना किसी ड्वार्फ स्टार का पता लगाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। कोई प्लेनेट सूर्य से जितना दूर होगा उसकी रोशनी उतनी ही कम होगी और उसे देखना उतना ही मुश्किल होगा। तो पृथ्वी के मास वाला कोई प्लेनेट अगर सूर्य से कई अरब किलोमीटर दूर होगा तो फिलहाल हमारे टेलीस्कोप को नजर ही नहीं आएगा। अब भी ये गुंजाइश है कि पृथ्वी के साइज की कोई चीज ओर्ट क्लाउड में मौजूद हो और उथल पुथल मचा रही हो। नेमेसिस थियरी के सिलसिले में ये आखिरी अंदाजा है। हम शायद कभी न जान पाए कि क्या चीज ओर्ट क्लाउड वाली चीजों को ऑर्बिट से बाहर ढकेल रही है और वहां सिर्फ यही राज मौजूद नहीं है। हमें अब भी नहीं पता कि सोलर सिस्टम कहाँ खत्म होता है। सोलर सिस्टम के छोर को ढूंढने से हम सोलर सिस्टम को समझने से जुड़े बड़े राज को सुलझा पाएंगे। जब तक वो छोर नहीं मिलेगा तब तक उसके साइज का पता कैसे चलेगा? शायद सबसे बड़ा राज ये है कि हमारे सूर्य में मटेरियल कुछ ज्यादा ही है। ये कॉस्मोस से कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रहा है। ये हो सकता है कि हमारा सूर्य एक चोर है जिसने कॉस्मोस में अपने भाइयों और बहनों से मैटर चोरी किया है। लेकिन ये अतिरिक्त मैटर शायद तब हमारी जान बचाएगा जब सूर्य के तेवर हम पर तीखे हो जाएंगे। 25 साल पहले हमारे हिसाब से सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे और ये करीब 11 अरब किलोमीटर में फैले हुए थे। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि ये इलाका 1000 गुना ज्यादा बड़ा है। इसका फैलाव 3 लाइट ईयर्स से भी ज्यादा है और हर बार ये हमें पहले से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। ये सचमुच बहुत विशाल है। न जाने कैसे इसमें मैटर कुछ ज्यादा ही है। थियरी में तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब सोलर सिस्टम बना होगा तो कितने कॉमेट्स का निर्माण हुआ होगा। फिर हम ओर्ट क्लाउड से आने वाले इन कॉमेट्स की संख्या से पता लगा सकते हैं कि वहाँ कितने कॉमेट्स और होंगे। लेकिन इन दोनों संख्याओं में बहुत फर्क है। सूर्य के साथ जितने कॉमेट्स बने उनकी तादाद हमारे अंदाजे वाली संख्या से कहीं ज्यादा कम है। ओर्ट क्लाउड में इतना ज्यादा मटेरियल है कि उससे सिर्फ एक औसत आकार का स्टार ही नहीं बनेगा। इन दोनों संख्याओं के बीच का फर्क तभी कम हो सकता है अगर सूर्य ने शुरुआती दौर में मैटर चुराया हो। 5 अरब साल पहले एक सुपरनोवा फटा था और उसने धूल और गैस के बड़े बादल में एक शॉक वेव भेजी थी। इससे बादल कंप्रेस हुआ और डेंस गैस वाले इलाके बने। ये थी तारों की नर्सरी। गैस की सैकड़ों पॉकेट्स अपनी ही ग्रेविटी के जोर से खत्म हो गई और उनसे जन्म हुआ सैकड़ों तारों का। हमारा मानना है कि सूर्य बना अपने भाइयों और बहनों के क्लस्टर से और सूर्य शायद 400 या 500 दूसरे तारों के एक क्लस्टर में बना था। अगर आप इन बनते हुए तारों की तस्वीरें लें तो ये अपने बीच मौजूद दूरी के हिसाब से बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन इनका कॉमेट्स वाला अपना बादल बहुत बड़ा होता है। तो एक दूसरे से कॉमेट्स को चुराना मुमकिन है। सूर्य स्मार्ट था और जब ये आगे था तो ये परे हट गया। इससे दूसरे तारों से बहुत से कॉमेट्स मिले और फिर ये अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। इस वक्त जो चीजें काफी दूरी पर पृथ्वी का चक्कर लगा रही हैं, वो शायद उन्हीं कम उम्र अन्य तारों से आई होंगी। कॉस्मोस में एक दूसरे से ये दुश्मनी शायद अब भी जारी हो। हम शायद अपने ही भाइयों और बहनों से चीजों को चुरा रहे हों और वो भी हमारे ओर्ट क्लाउड से शायद ऐसा ही कर रहे हों। सोलर सिस्टम में हमारे ओर्ट क्लाउड के सबसे नजदीक जो स्टार है उसका नाम है अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी के पास शायद एक और ओर्ट क्लाउड भी है। हो सकता है कि कुछ चीजें इन दोनों तारों के बीच आती जाती रहती हों। तो इन दोनों तारों के बीच में ही शायद हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी छोर मौजूद होगा। और इस छोर पर जो कुछ होता है वो हमारे लिए एक बुरी खबर हो सकती है। पृथ्वी पर मौजूद जीवन पर अल्फा सेंटोरी का गहरा असर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इस स्टार और इसके ओर्ट क्लाउड में मौजूद चीजों का हमारे ओर्ट क्लाउड पर तब ग्रेविटेशनल इफेक्ट पड़े जब कोई चीज हमारे सबसे नजदीकी तारे की वजह से यहाँ आ गिरती है। इसका मतलब है कि ये कोई छोर नहीं बल्कि लगातार चलने वाली एक रस्साकशी है। हम इंसानों को तय सीमाएं ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन सोलर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। वहाँ सीमाएं गैलेक्सी में घुल मिल सी जाती हैं। ना तो सूर्य अकेला है और ना ही हमारा ओर्ट क्लाउड। हम लगातार इंटरैक्ट करते रहते हैं और इस तरह हम मिल्की वे के कहीं ज्यादा बड़े माहौल के साथ जुड़े होते हैं। और शायद यही धुंधलापन हमें सोलर सिस्टम से बाहर निकालने में मदद करे। जहाँ सोलर सिस्टम खत्म होता है वहीं शायद नई दुनिया की नींव रखी जा सके।
और हमारे एक नए सफर की शुरुआत हो। हमारे सोलर सिस्टम की बनावट के बारे में जानने से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि जब हम इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखेंगे तो वहाँ ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिन्हें हम बतौर रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ चट्टाने हैं, बर्फ है। हम वहाँ से गुजरते वक्त अपने स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल भर सकते हैं। हो सकता है कि गैलेक्सी का जायजा लेने के दौरान बेहद दूर मौजूद ओट क्लाउड ही वो जगह हो जो इस लंबे सफर में हमारा पड़ाव बन सके। हमें अपने सोलर सिस्टम के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है। हमें बहुत सी नई चीजें ढूंढनी है। जब भी हम यूनिवर्स के बारे में कोई नई जानकारी पाते हैं, हैरान हो जाते हैं और ये बात मुझे एक्साइट करती है। हर सुबह अगर मुझे कोई सरप्राइज नहीं मिलता तो मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। और जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आती जाएंगी, नई चीजों को लेकर हमारी समझ भी बढ़ती जाएगी। हम बेहतर टेलीस्कोप्स बना रहे हैं, हम स्पेस में प्रोब्स भेज रहे हैं। हमें अभी बहुत कुछ सीखना है और ये बहुत ही एक्साइटिंग है। यूनिवर्स में मौजूद हमारी ये नई आंखें हमें हमारे सोलर सिस्टम को बिल्कुल एक नए ही रूप में दिखा रही है। हम धीरे धीरे उन पेचीदा कनेक्शंस को आपस में जोड़ रहे हैं जो हमारी जिंदगियों से ताल्लुक रखते हैं और दूर तक फैले यूनिवर्स से भी। यूनिवर्स के बारे में हमने जो भी नई खोज की है उससे पता चलता है कि कोई भी सोलर सिस्टम अपने में अकेला नहीं है। मटेरियल बाहर से आता है, अंदर से आता है, अंदर से बाहर जाता है। और हम जब अपने सोलर सिस्टम के बाहरी किनारों की जांच करते हैं तो उससे सोलर सिस्टम के हमारे मायने बदलते जा रहे हैं। हम अपने प्लेनेट से बाहर निकलकर अपने आसपास के माहौल पर नजर डालना शुरू कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। सूर्य दूसरे अरबों खरबों तारों और उनके अपने सोलर सिस्टम के एक बड़े से कोरस में सिर्फ एक आवाज जैसा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हम एक बहुत बड़ी आबादी का एक छोटा सा हिस्सा है। ये सोचना कि हमें अपने सोलर सिस्टम में सब कुछ मिल गया है, ये मानना कि हम सब कुछ जानते हैं, ये साइंस के काम का तरीका नहीं है। साइंस तो सीमाओं का और विस्तार करती है। हम लगातार ऐसा कर रहे हैं और अगर 10 साल बाद हमने दोबारा ये प्रोग्राम किया तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम नई चीजों